हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रिय रंजन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन यूनिट ऑफ टीचिंग वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज, आरजीएस CBHU। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में। आज वीक 9 का तीसरा लेक्चर। आज हम लोग जानेंगे स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, मतलब सिंक्रोनाइजेशन ऑफ स्ट्रेस एंड ओवुलेशन इन एनिमल्स, कैसे हम लोग इसको करते हैं, यानी पशुओं में मद यानी हीट और अंडोत्सर्जन का समकालीकरण कैसे करते हैं। तो इसमें देखेंगे इस टॉपिक के अंदर परिचय के साथ साथ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द स्ट्रेस क्या है, एडवांटेज इसका क्या क्या है, मेथड ऑफ द क्या क्या है, मेथड ऑफ द स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द ओवुलेशन। ओवुलेशन का भी सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे एंड क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं सिंक्रोनाइजेशन का, वो हम लोग जानेंगे। तो ये जो है स्ट्रेस, अभी हमने पिछले क्लास में बता रहे थे कि स्ट्रेस डिटेक्शन जो है कितना डिफ़िकल्ट होता है, ये एक्यूरेट और टाइमली नहीं हो पाता है। तो ये जो समस्या है स्ट्रेस डिटेक्शन का, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत टीडियस होता है, लेबोरियस होता है और सब्जेक्ट टू ह्यूमन एरर होता है। वो हमारे कारण से, हमारे से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, एरर हो जाती हैं, उसके कारण से वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है एक्यूरेटली और टाइमली। तो ये एक समस्या है। तो इसी को कम करने के लिए स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, और ये जो स्ट्रेस डिटेक्शन जो है खास करके वैसे पशुओं में और भी डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे कि आपका भैंस है। भैंस में क्या है कि छुपा हुआ हीट, जिसको साइलेंट स्ट्रेस कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है, या सीप में भी बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़्यादा जो हीट के लक्षण हैं उसको प्रकट नहीं करते हैं। तो इन पशुओं में भी क्या होता है कि एक चैलेंजिंग हो जाता है कि कैसे हम वो हीट डिटेक्ट करें या कैसे उसमें हम स्ट्रेस को डिटेक्ट करें। खास करके और भी चैलेंजिंग जब ये हो जाता है, जब आपका फार्म बहुत बड़ा है, लार्ज नंबर्स ऑफ द पशु आप रखे हुए हैं, मान लीजिए 500 रखे हुए हैं, 1000 रखे हुए हैं, तो हर पशु में आपका स्ट्रेस डिटेक्शन करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेस एंड ओवुलेशन सिंक्रोनाइजेशन का जो स्ट्रेटजी है उसको कंसेप्ट में लाया गया, ताकि ये जो टाइम जो है स्ट्रेस डिटेक्शन का उसको कंट्रोल किया जा सके। और इवोल्यूशन को कंट्रोल अगर हम कर लेते हैं या स्ट्रेस को साइकिल को कंट्रोल कर सकते, इसमें जो है कि जो इतना हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो हमारा बच सकता है। और क्या करेगा ये अप्रोच जो है स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन का, ये रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा फार्म का या पशु का रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये इंक्रीज करेगा आपका हीट डिटेक्शन को भी, और ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जैसे आपका जो अगर फार्म में AI का यूज कर रहे हैं, तो जितना बेहतर आप हीट डिटेक्ट कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रीडिंग प्रोग्राम इफिशियंट होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन जो पद्धति है, जो टेक्निक है, उसका जो स्ट्रेटजी है, उसको कॉन्सेप्ट में लाया गया, और उसका अभी कई फार्म में बहुत जगह इसका यूज भी हो रहा है। तो ये होता क्या है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ स्ट्रेस? तो आपको जैसे हमने स्ट्रेस साइकिल पढ़ाया था, स्ट्रेस साइकिल बताया कि वो 21 डेज का होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एनिमल में स्ट्रेस साइकिल समान रूप से चले, मतलब हर एनिमल जो है एक ही समय हिट में आए। कोई एनिमल आज हिट में आ रही है, कोई कल आएगी, कोई 10 दिन बाद आएगी, कोई 20 दिन बाद आएगी। इस तरह से इरेगुलर रहता है फॉर्म में, सभी एनिमल का अलग-अलग रहता है। लेकिन ये पॉसिबल है कि सारे एनिमल का जो साइकिल है उसको सिंक्रोनाइज कर दें, मतलब सारे एनिमल जो है एक ही समय में हिट में आए। तो एक ही समय में आएंगे तो हमें स्ट्रेस डिटेक्शन करने में भी इजी हो जाएगा। अगर स्ट्रेस डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है तो कुछ हम टेक्निक ऐसा अपनाएं, जैसे हमने अभी बताया कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ओवुलेशन की हम एक पार्टिकुलर समय में टाइम्ड AI, मतलब एक समय, निश्चित समय के अंदर उसको हम AI भी करा दें या सर्विस करा दें, ब्रीडिंग करा दें। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रेस टेक्निक्स जो है, स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स को लाया गया था। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सो इट इज अ मैनिपुलेशन ऑफ द स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल जो है या ओवेरियन एक्टिविटी का मैनिपुलेशन हम करते हैं, कुछ खास टेक्निक्स होता है उसको यूज करके इन लार्ज नंबर्स ऑफ द एनिमल और ग्रुप ऑफ द फीमेल। जैसे आपके पास 100 जानवर हैं तो सभी में ये टेक्निक अप्लाई करते हैं, ताकि जो है एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रेस, जो स्ट्रेस साइकिल में उनको आना था, स्ट्रेस में आना था स्पेशली कहिए, तो वो एक ही समय में सभी जानवर स्ट्रेस में आए, और उनको जो है ताकि हम उसको एक निश्चित समय के अंदर उसको हम ब्रीडिंग
करा सकें। तो इसका पर्पस यही है सिंक्रोनाइजेशन का कि एक ही समय में सभी जानवर जो हैं आपके फार्म के जो पशु हैं, जो भी आप पाल के रखे हुए हैं या पालने जा रहे हैं, तो वो एक ही समय में वो हिट में आए। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्या-क्या फ़ायदे होते हैं वो हम बताते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपका जो टाइम रिक्वायर्ड था, जो टाइम कंज्यूम हो रहा था हर एनिमल में हिट डिटेक्शन में, वो आपका कम हो जाएगा। तो वहाँ पे जो आपका लेबर कॉस्ट था, जो आप उसमें खर्चा हो रहा था, वो आपका बचेगा। और ये इट परमिट्स द एफिशिएंट यूज़ ऑफ द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम जो आप चला रहे हैं अपने फार्म में या यूज़ कर रहे हैं, वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस डिटेक्शन की अगर करना है तो वो एफिशिएंट रूप से हो पाएगा। अगर नहीं भी करना है तो उसमें हम लोग टाइम्ड एआई ओवोल्यूशन सिंक्रोनाइजेशन करके उसमें कर सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि अगर ये आप इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। इट परमिट्स द प्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म काफ क्रॉप, मतलब कि आपके जितने भी फार्म में बच्चे आएंगे, उनसे जो बच्चे मिलेंगे उनका वो एक सिमिलर एज ग्रुप का होगा, तो उनका मैनेजमेंट करने में भी आसानी होगा। नहीं तो क्या होगा कि एक 4 महीना का है, एक 6 महीना का है, एक 2 महीना का है, तो वो फिर आपका मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है। एज वाइज भी आपको मैनेजमेंट किया जाता है तो प्रॉब्लम आएगी। तो यूनिफॉर्म रहेगा तो एक साथ सबका एक तरह का मैनेजमेंट चलेगा उसमें, तो आपका उसमें सहायता मिलता है इस तरह से। इट एलिमिनेट्स द लेबर, जैसे हमने बताया कि डिटेक्शन में जो कॉस्ट आपको खर्च हो रहा था, जो जा रहा था, उसको ये एलिमिनेट कर देगा, कम कर देगा। इट कंट्रोल्स द ब्रीडिंग ऑफ द फार्म, आप अपने हिसाब से उसको आप ब्रीडिंग करा सकते हैं, आपके कंट्रोल में रहेगा वो चीज़ें। इट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ द ब्रीडिंग सीजन, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जैसे शीप गोट की हम बात करते हैं, तो हमें वेट करना पड़ता है कि वो ब्रीडिंग सीजन में आएंगे तभी उनका ब्रीडिंग होगा, लेकिन हम इस मेथड को अपना करके क्या हो सकता है तो उसको हम कम कर सकते हैं। ब्रीडिंग सीजन वेट करने की जरूरत नहीं है, उनको हिट में ला करके उनको हम मैटिंग करा सकते हैं, उनको सर्विस करा सकते हैं, ब्रीडिंग करा सकते हैं। और ये बुल जो सांड को रखने का जो खर्च होता था जो किसी फार्म में, वो खर्च भी बचेगा, क्योंकि सांड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हिट डिटेक्शन के लिए, या जो हम लोग अभी जैसे हमने टीजर बुल पढ़ाया था पिछले क्लास में, ये सब मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, वो सब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन जो है, स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन कैसे करें, इसके क्या-क्या मेथड हो सकते हैं? तो इसके 2 मेथड हैं मेनली, जिसके ज़रिए हम स्ट्रेस को सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। जैसे हमने स्ट्रेस साइकिल जो पढ़ाया था, तो स्ट्रेस साइकिल में 2 फेज़ हमने बताया था। एक फेज़ जो होता है ल्यूटियल फेज़ होता है, दूसरा फॉलिकुलर फेज़ होता है। तो ल्यूटियल फेज़ जो है ये फॉलिकुलर फेज़, तो ल्यूटियल फेज़ को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो ल्यूटियल फेज़ का जो ड्यूरेशन है, या तो हम उसको बढ़ा दें या फिर घटा दें। तो 2 तरीके होता है, बढ़ा करके या घटा करके हम स्ट्रेस जो है, जो स्ट्रेस पीरियड है उसको सिंक्रोनाइज़ करते हैं, एक साथ करते हैं। या तो बढ़ा देंगे तब भी हो जाएगा, घटा देंगे तब भी हो जाएगा। कैसे होता है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं एक्सटेंडिंग ऑफ द ल्यूटियल फेज़। ल्यूटियल फेज़ को एक्सटेंड कैसे करें? तो एक मेडिसिन आता है, एक ड्रग आता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। आपने सभी लोगों ने नाम सुना होगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नेचुरली सीक्रेट होता है कॉर्पस लुटियम से, जो ओवरी में होता है, कॉर्पस लुटियम वहाँ से सीक्रेट होता है। तो अगर हम इसको दें, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एडमिनिस्टर करें, इसको हम पशु के शरीर में लगाएं, किसी भी रूप से लगा सकते हैं, खिला भी सकते हैं, इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। आगे हम बताते हैं किस किस रूट से आप दे सकते हैं। तो ये 14 से 21 दिन के लिए अगर आप देते हैं तो क्या होगा कि ये इस समय तक जो है वो हिट में नहीं आएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि वो सप्रेस करता है, नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट देता है किसको, एलएच सिक्रीशन के लिए। ये नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट देगा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि वो एलएच सिक्रीशन न हो पाए। लेकिन जैसे ही इसका विड्रॉवल करेंगे, जैसे ही इसका इंजेक्शन लगाना या इसको इस ड्रग को देना बंद करेंगे, क्या करेगा कि वो फॉलिकुलर फेज को ट्रिगर करता है, फॉलिकुलर ग्रोथ को ट्रिगर करेगा, और सभी जानवरों में एक साथ वो फॉलिकुलर ग्रोथ होगा और 2 से 8 दिन में वो हिट में आ जाएंगे। तो ये क्या करता है कि इस समय जैसे 14 से 21 दिन के लिए हमने लगाया, तो इस दौरान में हो सकता है कि किसी एनिमल में कॉर्पस लुटियम हो, कोई जरूरी नहीं है कि सभी में होगा, कुछ में होगा, कुछ में नहीं होगा। तो जिस एनिमल में कॉर्पस लुटियम नहीं है, वहां पे तो फॉलिकुलर ग्रोथ को सप्रेस कर देगा। तो फॉलिकुलर ग्रोथ सप्रेस हो जाएगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, तो कॉर्पस लुटियम फिर बनेगा नहीं। और दूसरा क्या है कि जिस एनिमल में कॉर्पस लुटियम था, तो वो क्या होगा कि 14-15 दिन 16 दिन के बाद स्ट्रेस में आने के बाद वो रिग्रेस होना शुरू हो जाते हैं। तो वो नेचुरली रिग्रेस हो जाएगा, क्योंकि हम इतना लंबा पीरियड के लिए दे रहे हैं कि उसमें रिग्रेस हो जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स जो है प्रोजेस्टेरोन का, वो बना रहेगा, क्योंकि कॉर्पस लुटियम से भी प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। वो प्रोजेस्टेरोन भी नेगेटिव फीडबैक देता है।
तो वो रिग्रेस हो जाएगा नेचुरली, लेकिन बाहर से जो हम दे रहे हैं वो उसका काम करेगा, है ना। जो कॉर्पस लुटियम का काम था वो बाहर से जो प्रोजेस्टेरोन दे रहे हैं वो काम करेगा। अब क्या है कि एक समय के बाद जब हम प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट को हटाते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो सारे जो एनिमल हैं वो एक फेज में आ गए और सारे एनिमल में एक साथ फॉलिकुलर ग्रोथ होगा और एक साथ वो एक नैरो विंडो में 2 से 4 दिन 6 दिन, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे 2 से 8 दिन के अंदर में सभी पशु जो है वो हिट में आ जाएंगे। तो ये होता है कि इसी को बोलते हैं स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन बाय यूजिंग द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसमें हम लोग क्या किया, लुटियल फेज को एक्सटेंड थोड़ा कर दिया, तो ये सिंक्रोनाइज हो गए। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है किस किस रूट से हम दे सकते हैं, तो एक तो हम खिला सकते हैं, दूसरा पेस्ट्रीज के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं, इंट्रावेजानल स्पॉन्ज आता है या कुछ डिवाइसेस आते हैं उसका यूज हम कर सकते हैं। जैसे ईयर इम्प्लांट जो है इसका भी यूज कर सकते हैं, ईयर में इम्प्लांट आता है वहाँ पे जैसे सिंक्रोमेट या क्रिस्टार के नाम से आता है उसको यूज कर सकते हैं। डिवाइसेस जैसे भी हम बता रहे थे वो डिवाइसेस जैसे CIDR या PRID को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस रूट से हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को दे सकते हैं। CIRD जो है इसको बोला जाता है कंट्रोल्ड इंट्रावेजानल ड्रग रिलीज डिवाइस। कई बार एग्जाम में पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है और इसमें कितना प्रोजेस्टेरोन होता है, तो 1.38 ग्राम प्रोजेस्टेरोन इसमें इम्प्रेग्नेटेड होता है। इसको जब आप इंसर्ट करेंगे वेजाइना में तो ये स्लोली रिलीज होता रहता है, स्लोली रिलीज होता रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसके शरीर में जाता रहेगा। उसी तरह से PRID है, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग इंट्रावेजानल डिवाइस है, इसमें 1.55 ग्राम प्रोजेस्टेरोन होता है। तो कई बार ये डेटा एग्जाम में पूछा जाता है कि 1.38 ग्राम किस में होता है, 1.55 ग्राम किस में होता है या किस में कितना ग्राम होता है, इस तरह से क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। सिंक्रोमेट बी में क्या होता है, ये इसमें एक इम्प्लांट होता है जो ईयर में लगाते हैं और इसके साथ साथ इंजेक्शन आता है ना। उसमें क्या होता है, स्ट्राडायोल होता है और नॉर्जेस्टोमेट होता है। उसी तरह से क्रिस्टार जो है ये छोटे साइज का होता है सीप एंड गोट के लिए, इसमें भी नॉर्जेस्टोमेट ईयर इम्प्लांट आता है और उसमें भी स्ट्राडायोल और नॉर्जेस्टोमेट का इंजेक्शन होता है, जो इम्प्लांट लगाने के बाद उसमें इंजेक्शन भी लगाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एनिमल। अगर हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का यूज करके सिंक्रोनाइज करना चाहें तो ये डिफरेंट एनिमल का कुछ प्रोटोकॉल है। जैसे हम इसको 16 से 21 दिन के लिए कैटल में देते हैं, तो ये 4 से 6 दिन में क्या है कि ये सिंक्रोनाइज हो जाता है। 4 से 6 दिन में सभी एनिमल, ये एवरेज ड्यूरेशन है, ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है। तो इसमें कई किताबों में थोड़ा सा डेटा इधर उधर लिखा हुआ होगा, तो उससे घबराने की बात नहीं है। एक एवरेज डेटा है कि 4 से 6 दिन में ये हीट में आ जाएंगी। और ये हम जब AI करते हैं तो इसमें ओवुलेशन का सिंक्रोनाइजेशन चूंकि नहीं होता है, तो हम हीट को डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद जो है हम उसको ब्रीडिंग कराते हैं, प्रजनन कराते हैं। उसी तरह से सीप एंड गोट में हो गया, डेज सबका अलग अलग है। पिग में हो गया 4 to 7 डेज, है ना। इसमें ओरल प्रोजेस्टेरोन का यूज किया जाता है। इसमें हम लोग सीप एंड गोट में इंट्रावेजानल स्पॉन्ज कर सकते हैं। डाइको एक डिवाइस आता है या CIDRG के नाम से जो छोटा साइज होता है उसका यूज कर सकते हैं। इसमें ओरल प्रोजेस्टेरोन इंजेक्टेबल भी यूज कर सकते हैं या CIDR का भी यूज, ये सब भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिमेरिट क्या है कि जब हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का यूज करके सिंक्रोनाइजेशन करते हैं एनिमल में, तो उसकी फर्टिलिटी जो है, जो पहली बार हीट में आएगी उसमें इसकी फर्टिलिटी पुअर हो जाती है, वो कम होता है फर्टिलिटी एज कम्पेयर टू द सब्सिक्वेंट स्ट्रेस। तो ये एक इसका एक नुकसान है। दूसरा, अभी हमने बताया कि लुटियल फेज को एक्सटेंड करने का तरीका, कि एक्सटेंड करके हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। अब हम लुटियल फेज को कम करना चाह रहे हैं, उसको शॉर्ट करना चाह रहे हैं, शॉर्टनिंग ऑफ द लुटियल फेज। तो इसके भी ड्रग्स आते हैं, इसके भी मेडिसिन आते हैं। तो इसमें कैसे करते हैं, मान लीजिए कि आपका ये लुटियल फेज था, ये फॉलिकुलर फेज है, तो लुटियल फेज में कॉर्पस लुटियम रहेगा, कॉर्पस लुटियम को हमको रिग्रेस करेंगे तभी वो फिर से फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होगा। तो इसके लिए जो है PGF2 अल्फा यानी प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज हम लोग करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन कई तरह का होता है, उसमें भी खासकर हम लोग PGF2 अल्फा का यूज करते हैं। ये ल्यूटोलाइटिक होता है, ये रिग्रेस कर देता है, इसको तोड़ देता है, इसको रिग्रेस करा देगा, इसको खत्म करा देगा PGF2 अल्फा। अब ये जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, वो क्या होता है कि सभी एनिमल जो है वो फिर फॉलिकुलर फेज में आ जाएंगे और फिर से उनका स्ट्रेस साइकिल, वो स्ट्रेस का साइन शो करना शुरू कर देंगे। तो इसमें प्री मैच्योर रिग्रेशन कराते हैं ऑफ द साइक्लिक कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको ल्यूटोलाइसिस बोलते हैं, यूजिंग द ल्यूटोलाइटिक एजेंट सच एज एस्ट्रोजन एंड PGF2 अल्फा। अब एस्ट्रोजन क्या जो है, एस्ट्रोजन जो ल्यूटोलाइटिक होता है सिर्फ रूमिनेंट में होता है, जुगालू करने वाले जानवर में, जैसे हो गया गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, उसमें
नॉट इन पिग, पिग में एस्ट्रोजन का यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें ल्यूटियोलाइटिक नहीं होता है पिग में। लेकिन PGF2 अल्फा जो है वो सभी में ल्यूटियोलाइटिक, ऑल द रूमिनेंट सभी में ल्यूटियोलाइटिक होता है। इसमें सिंगल इंजेक्शन की जरूरत है। सिंगल इंजेक्शन PGF2 अल्फा रिग्रेस द कॉर्पस ल्यूटियम यूजुअली विद इन द 24 to 72 आवर्स में इसको रिग्रेस करा देता है, और फिर उसके बाद स्ट्रेस और ओवुलेशन का फेज स्टार्ट हो जाता है। ये 2 से 3 दिन में आपको स्ट्रेस में एनिमल आ जाएगी और ओवुलेशन फिर उसके बाद उस पीरियड में होता है। लेकिन क्या है कि ये जो कब लगाना है इसको, ये जो पीरियड होता है कि जो हम बता रहे हैं PGF2 अल्फा लगाने का, ये हमेशा इफेक्टिव नहीं होता है। तो जो रूमिनेंट्स है, जुगालू करने वाला जो पशु है, उसमें ये 4 से 6 दिन के बाद ही, जैसे आज ओवुलेशन हुआ, आज स्ट्रेस में आया था तो ओवुलेशन हुआ, उसके बाद उस फॉलिकल से जब अंडा निकल गया तो उस फॉलिकल्स में जो बचा वो फिर कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन उसी सेल से होता है। तो वो कब होगा, जब 4 से 6 दिन के बाद जब भी PGF2 अल्फा लगाएंगे तभी वो इफेक्टिव होगा, उसको ल्यूटियोलाइसिस कराएगा। उससे पहले अगर आप लगा रहे हैं तो नहीं कराएगा। पिग में ये थोड़ा लंबा ड्यूरेशन होता है, 12 से 13 दिन में ही ये इफेक्टिव होता है, उससे पहले ये इफेक्टिव नहीं होता है। अब इसमें क्या है कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द स्ट्रेस साइकिल यूजिंग द प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन जो हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें जनरली डबल शॉट इंजेक्शन 2 बार लगाते हैं। सिंगल शॉट भी कई लोगों ने यूज किया है, उसको भी लगा करके देखा गया है। तो सिंगल शॉट में क्या प्रॉब्लम है कि आपने रेंडमली लगा रहे हैं कभी भी, अगर उस समय कॉर्पस ल्यूटियम है तो उसको तो रिग्रेस कर देगा, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छा सिंक्रोनाइजेशन सिंगल शॉट से नहीं होता है। लेकिन अगर डबल शॉट हम लगाएं प्रोस्टाग्लैंडिन का तो उससे क्या होगा, एक अंतराल में, जैसे गाय में अगर हम 11 से 12 दिन, ये स्ट्रेस साइकिल है, स्ट्रेस साइकिल अगर यहाँ 0 डे माने, ये 21 डेज माने, है ना। तो एक हम इसको अगर हम यहाँ पे आज हम लगाते हैं 0 डे पे, और एक हम 11 से 12 दिन में लगा दें 12 डेज में, तो कॉर्पस ल्यूटियम किसी न किसी फेज में होगा, या तो इस फेज में या उस फेज में, उस दोनों पीरियड में कभी न कभी, अगर नहीं है तो दूसरे वाला फेज में आ जाएगा, या है तो वो रिग्रेस हो जाएगा, है ना। और फिर दूसरा वाला फिर बनेगा, फिर दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे तो उसमें भी रिग्रेस हो जाएगा। तो डबल शॉट लगाने से ये फायदा होता है कि दोनों फेज में या तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है या तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा फिर, तो दोनों फेज में या तो पहला इंजेक्शन से वो रिग्रेस होगा या दूसरा इंजेक्शन से रिग्रेस होगा। तो वो क्या है कि उस समय उसको रिग्रेस होना ही होना है। तो 2 इंजेक्शन जो है, डबल शॉट इंजेक्शन जो है काफ़ी इफिशियंट माना जाता है। तो इसमें गाय में 11 से 12 दिन में हम लोग लगाते हैं। सीप में 9 दिन का पार्ट, आज लगाया तो उसके 9वें दिन के बाद, चूंकि उसमें स्ट्रेस साइकिल का लेंथ थोड़ा छोटा होता है। गोट में भी 11 से 12 दिन। पिग में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि वो 12 से 13 दिन के बाद ही इफेक्टिव होता है, और उसमें भी 21 डेज का साइकिल होता है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो है सिंक्रोनाइजेशन के लिए पिग में नहीं है, तो इसका ध्यान रखना है। अब सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ओवुलेशन की बात करें, है ना। अभी तो हमने सिंक्रोनाइजेशन ऑफ स्ट्रेस, तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ स्ट्रेस में प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि स्ट्रेस तो सिंक्रोनाइज हो रहा था, लेकिन ओवुलेशन जो है स्ट्रेस में जब एनिमल आती है उसके बाद उसी फेज में ओवुलेशन भी होता है, वहां से अंडा निकलता है, फिर ओविडक्ट में आता है, इधर से मैटिंग होता है तो स्पर्मेटोजोआ जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो बनता है, फिर कंसेप्शन होता है। लेकिन क्या था कि यहाँ पे स्ट्रेस का सिंक्रोनाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन सभी पशुओं में एक साथ अंडोत्सर्जन नहीं हो रहा है। तो वो क्या था कि हीट डिटेक्शन करो, फिर उसका मैटिंग कराओ कि अभी हीट डिटेक्शन किया तो कितने देर बाद, स्पीशीज वाइज सबका वो मेंशन है कि इतने देर के बाद उसका जो है उसमें हीट डिटेक्शन के बाद इतने देर के बाद उसको हमको ब्रीडिंग करानी है। तो बहुत प्रॉब्लम होता था, तो वो उसको और बेहतर बनाने के लिए ओवुलेशन को ही सिंक्रोनाइज किया गया। तो ओवुलेशन में सिंक्रोनाइजेशन में क्या करते हैं, जो फॉलिकुलर फेज जो होता है, जो फॉलिकुलर एक्टिविटी जो होती है, या फॉलिकुलर वेव जो बनता है ना, जैसे हमने फॉलिकुलर वेव की चर्चा भी पहले की थी, उसमें जो है उसको मैनिपुलेट किया जाता है ताकि जो है एक ही साथ सभी फॉलिकल का डेवलपमेंट हो, एक ही साथ सभी फॉलिकल्स का ओवुलेशन हो सभी जानवरों में, और ताकि हम एक निश्चित अंतराल के समय जो है हम उसका ब्रीडिंग करा सकें। तो इसमें क्या होता है कि आपको हीट डिटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, प्रोटोकॉल बनाया गया है, उस टाइम के अंदर आप अगर ब्रीडिंग कराते हैं तो वो कंसेप्शन होना है, आपको हीट डिटेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको आप ब्रीडिंग करा दीजिए। तो यही इसमें है। ओवुलेशन क्या है कि इट रेफर्स टू द मैनिपुलेशन ऑफ द फॉलिकुलर वेव और ओवेरियन एक्टिविटी
in a group of female in order to achieve the ovulation approximately at the same time। एक आध 2 दिन का अंतर होता है, आज कोई एनिमल का आज हुआ, कल का किसी का कल हुआ, थोड़ा सा, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली एट द सेम टाइम होगा, रिगार्डलेस ऑफ द विजुअल साइन ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेस साइन अगर विजिबल है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, ओवुलेशन से मतलब है, क्योंकि ओवुलेशन हो रहा है तो कंसेप्शन होगा ही। इट अलाउज द ओवुलेशन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है, इट अलाउज द फिक्स टाइम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसको हम फिक्स टाइम में हम एआई कर सकते हैं, इसी को टाइम्ड एआई भी बोला जाता है। एंड दिस इज अचीव्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हार्मोन्स। कई हार्मोन्स का यूज किया जाता है, उसमें अभी हम आगे बताएंगे। तो इस हार्मोन्स का यूज करके हम इसको जो फॉलिकुलर वेव है या फॉलिकुलर ग्रोथ है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं और इसको हम सिंक्रोनाइज करते हैं। ये जो टेक्निक है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एवोल्यूशन का, सबसे पहले रिपोर्ट किया था पर्सले एंड उनके टीम 1995 ईस्वी में। उसी के बाद से फिर कई, पहला प्रोटोकॉल इन्होंने दिया था, उसके बाद से कई प्रोटोकॉल फिर बने और उसका यूज समय समय पे लोगों ने अपने अपने फार्म पे करते हैं। तो ये प्रोटोकॉल्स क्या क्या थे, तो पहले हम गाय के लिए देखते हैं कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज किया जाता है। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल है, ये बहुत ही कॉमन है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी प्रोटोकॉल समझने में बहुत ईजी होगी। तो ये क्या है कि इसको पहला जो प्रोटोकॉल है इसको ओवसिंच के नाम से जानता है। ओवसिंच, ओव से मतलब ओवुलेशन, सिंच मतलब सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल जो है ये है। इसी को जीपीजी प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जी से जीएनआरएच एक हार्मोन होता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, पी से पीजीएफ2 अल्फा प्रोस्टाग्लैंडिन है, और जी से फिर दूसरा बार रिपीट कर रहे हैं जीएनआरएच, और उसके बाद टाइम्ड एआई कर रहे हैं, तो इसीलिए इसके नाम पे जीपीजी प्रोटोकॉल भी इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, रैंडमली आपके फार्म में जितने भी पशु हैं, रैंडमली 0 डे, जिस दिन आप इनिशिएट कर रहे हैं ट्रीटमेंट का उसको 0 डे मानते हैं, तो पहला इंजेक्शन 0 डे पे जीएनआरएच का लगाते हैं, मतलब गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन लगाते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, ठीक है। तो वो क्या होता है कि 0 डे ये क्या करेगा कि जो फर्स्ट इंजेक्शन जो है इट इंड्यूस, अब उसमें फॉलिकुलर फेज जो है, फॉलिकुलर एक्टिविटी जो है वो किस फेज में है नहीं मालूम है, तो वहां पे क्या करेगा कि इट इंड्यूसेस आइदर ओवुलेशन, अगर वो फॉलिकल्स जो है, अगर वो डोमिनेंट फॉलिकल है, ओवुलेशन होने लायक है, अगर वो डोमिनेंसी को मेंटेन कर रहा है तो उसमें क्या है कि ओवुलेशन करा देगा, या फिर उसी फॉलिकल्स का ल्यूटिनाइजेशन करा सकता है, दोनों करा सकता है कि फॉलिकल्स या तो डोमिनेंट फॉलिकल है ओवुलेशन हो जाए या फिर ल्यूटिनाइजेशन हो जाए ऑफ द डोमिनेंट फॉलिकल, एंड और अट्रेसिया ऑफ द प्रीडोमिनेंट फॉलिकल फॉलोड बाय द इमर्जेंस ऑफ द न्यू फॉलिकल। जो छोटा छोटा फॉलिकल्स था उसको और अट्रेटिक बना देगा, उसको और बढ़ने नहीं देगा, अट्रेसिया करा देगा। अब ये जब हो जाएगा तो इसके बाद क्या होता है, न्यू वेव का इमरजेंस होता है। जैसे हमने कुछ फॉलिकोडायनामिक्स पढ़ा रहे थे, उसमें बताया था कि वेव का इमरजेंस कैसे होता है, तो उसमें ये न्यू वेव 1 से 2 दिन के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होने के बाद क्या होगा, कॉर्पस लुटियम बनेगा। अब ये कॉर्पस लुटियम मेंटेन रहेगा। अब ये जैसे यहाँ पे जीएनआरएच दिए थे, तो ये ओवुलेशन हुआ, कॉर्पस लुटियम बना, या फिर उसका ल्यूटिनाइजेशन, उस फॉलिकल का ल्यूटिनाइजेशन हो गया, तब भी वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। तब भी उस समय क्या है कि दूसरा फॉलिकुलर जो ग्रोथ होगा एक सर्टेन लिमिट, जो इमरजेंस होगा एक सर्टेन लिमिट तक होगा। तो 7 दिन के बाद क्या करते हैं कि फिर पीजीएफ2 अल्फा का इंजेक्शन लगाते हैं 7 डेज बाद। तो ये जो कॉर्पस लुटियम यहाँ बना था, ये ल्यूटिनाइज हुआ था फॉलिकल, ये पीजीएफ2 अल्फा 7 डेज में क्या करेगा, उसको रिग्रेस कर देगा। तो जैसे ही वो रिग्रेशन होगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट था वो खत्म हो जाएगा, और फॉलिकल्स जो है फिर से ग्रो करना जो है, फिर से वो जीएनआरएच सिक्रीट होगा, रिलीज होगा, और फॉलिकुलर ग्रोथ बहुत तेजी से वो ग्रो करना शुरू होंगे, फॉलिकुलर फेज में आ जाएंगे, और वो 9वें दिन में फिर से जीएनआरएच इंजेक्शन का हम लोग हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। वो क्या करेगा कि वो जो डोमिनेंट फॉलिकल जो बनेगा इस पीरियड में उसको वो ओवुलेट करा देगा, और ओवुलेट करा देगा तो 10वें दिन जो है आप, या 9वें दिन में जब इंजेक्शन लगा उससे 16 से 22 घंटे के बीच में आप अगर एआई करते हैं तो कंसेप्शन हो जाए। इसमें आपको हिट चेक करने की, मद चेक करने की, या जो स्ट्रेस है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टाइम्ड एआई कर सकते हैं 10वें दिन। 10वें दिन मतलब 16 से 22 घंटा में करेंगे तो 10वें दिन ही आएगा, इसलिए कहा जाता है। मोर स्पेसिफिकली अगर 16 घंटा पे अगर करते हैं तो ज़्यादा कंसेप्शन मिलता है इसमें। तो ये बहुत अच्छे तरह से आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है इस सिंक्रोनाइजेशन के पीछे। तो ये एक ओवुलेशन सिंक्रोनाइजेशन का बहुत ही अच्छा ये टेक्निक है। दूसरा है
हीट सिंच प्रोटोकॉल। हीट सिंच प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, ये जीपीजी प्रोटोकॉल जैसा ही है, ऑफ सिंच प्रोटोकॉल जैसा ही है। इसमें क्या किए हैं कि जो सेकंड जीएनआरएच इंजेक्शन था उसको रिप्लेस कर दिया गया है एस्ट्राडायोल से। तो ये एस्ट्राडायोल जो है वो क्या करता है कि ये सर्ज लाइक रिलीज पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट देता है फॉर द जीएनआरएच सिक्रेशन और फ्रॉम द पिट्यूटरी से एलएच सिक्रेशन। तो सर्ज कराता है। तो ये इनडायरेक्टली आप कह लीजिए कि वो उसको ओवुलेशन में हेल्प करा, जैसे जीएनआरएच ओवुलेट करा रहा था, यहाँ पे क्या है कि ये उसको पॉजिटिव फीडबैक देगा, फिर जीएनआरएच रिलीज होगा, फिर एलएच हार्मोन का सर्च होगा और फिर जाकर के उसका ओवुलेशन होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है कि उसको जीएनआरएच की जगह पे एस्ट्राडायोल का यूज किया गया है, क्योंकि ये ड्रग थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा सस्ता होता है ये। उसके बाद कोसिंच प्रोटोकॉल। कोसिंच प्रोटोकॉल उसी का मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या करते हैं कि 9 डेज पे जो हम जीएनआरएच लगा रहे थे और 10वें दिन एआई कर रहे थे, टाइम्ड एआई, उसको 9वें दिन ही करते हैं। जीएनआरएच इंजेक्शन भी लगाते हैं 9 डेज पे और साथ ही साथ हम उसको एआई भी कर देते हैं। तो इसी को चूंकि साथ साथ हो रहा है दोनों चीजें, इसीलिए इसको कोसिंच प्रोटोकॉल का नाम दिया गया है। एक है हाइब्रिड सिंच प्रोटोकॉल। हाइब्रिड सिंच प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने, ये भी मॉडिफिकेशन है ऑफ सिंच प्रोटोकॉल का। तो इसमें हमने क्या किया था कि जीएनआरएच इंजेक्शन लगाए थे, तो अब ये तो किस फेज में है फॉलिकुलर ग्रोथ का पता नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है, एनिमल जो है 6ठे दिन से हिट में आने लगते हैं। तो लेकिन हमें ऑफ सिंच प्रोटोकॉल में क्या था कि हमें 10वें दिन का वेट करना पड़ता था। तो जो पहले हिट में आ गए फिर उनमें कंसेप्शन क्या था कि पहले ओवुलेशन हो जाएगा, तो कंसेप्शन उसमें नहीं होता था या कंसेप्शन के कम चांसेस होते थे। तो उसको ये हटाने के लिए ये हाइब्रिड सिंच प्रोटोकॉल बनाया गया। तो इसमें क्या है कि दोनों चीजें होती है, हम हिट डिटेक्शन भी करते हैं और साथ साथ टाइम्ड एआई भी करते हैं। तो हिट डिटेक्शन क्या है, 6ठे दिन से 9वें दिन के बीच में हम हिट डिटेक्शन करते हैं और जो जो एनिमल हिट में आई, हिट में पता चला है ना, डिटेक्ट कर लिया, उस जानवर का तो हम एआई कर देते हैं, इंसेमिनेशन कर देते हैं या ब्रीडिंग करा देते हैं या सर्विस, नेचुरल सर्विस जो भी आप एडॉप्ट किए हैं वो करा देते हैं। और जो जानवर आपके नहीं आए हिट में है ना, उसको 10 टाइम्ड एआई जो 9वें दिन जो है, टाइम्ड एआई जीएनआरएच देने के साथ साथ दोनों जीएनआरएच भी देते हैं और टाइम्ड एआई भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके फार्म में 100 पशु थे, अब उसमें से 40 पशु जो है आपका 6ठे दिन में, 6ठे से 9वें दिन में हिट में आई, तो 6ठे से 9वें दिन में उसको हमको पता चल गया कि हिट में आई, तो उसका हम इंश्योरेंस करा दिया। और 60 पशु जो अगर नहीं आए हिट में, तो उसका हम जीएनआरएच लगा करके और टाइम्ड एआई 9वें दिन पे दोनों साथ साथ करते हैं। तो इसी को चूंकि हिट डिटेक्शन के साथ भी कर रहे हैं और टाइम्ड एआई भी कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हाइब्रिड सिंच प्रोटोकॉल दिया गया। एक होता है प्री सिंच प्रोटोकॉल, है ना। प्री सिंच प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, हम जब ऑफ सिंच प्रोटोकॉल जो है उससे पहले जो है एक हम पीजीएफ2 अल्फा का 1 या 2 इंजेक्शन लगाते हैं उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए, बेहतर सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो आप यहाँ पे गौर करके देखें तो यहाँ से यहाँ तक तो जो है ये ऑफ सिंच प्रोटोकॉल ही है। जीएनआरएच 7वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन एआई। इसके पहले -12 डेज में हमने एक पीजीएफ2 अल्फा का इंजेक्शन लगाया। अगर सिंगल आप यूज करना चाह रहे हैं तो, या डबल करेंगे तो और बेटर है। तो ये जो है 14 दिन के अपार्ट, दोनों के बीच में 14 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप 14 दिन पीछे जाएंगे तो -26 में आप आ जाएंगे। लेकिन जो पहला इंजेक्शन, जो लास्ट इंजेक्शन है, वो इससे 0 डेज से ये 12 दिन का अंतराल में ही होना चाहिए। तो 12 डेज ऐसे आप जाएंगे तो या तो आप सिंगल यूज कर सकते हैं या तो डबल भी यूज कर सकते हैं पीजीएफ2 अल्फा। तो अगर आप जीएनआरएच जो दे रहे थे जो इसमें ऑफ सिंच प्रोटोकॉल में, उससे पहले अगर पीजीएफ2 अल्फा का यूज कर रहे हैं प्री सिंक्रोनाइजेशन के लिए, उसको प्री सिंक्रोनाइजेशन भी बोला जाता है, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं प्री सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल, है ना, यही प्रोटोकॉल है। ये बेहतर होता है, इसमें प्रेगनेंसी रेट जो है ऑफ सिंच प्रोटोकॉल से ज्यादा मिलता है, इसमें ये उससे बेहतर प्रोटोकॉल ये होता है। एक होता है डबल सिंच प्रोटोकॉल। डबल सिंच प्रोटोकॉल मतलब 2 बार स्ट्रेस का सिंक्रोनाइजेशन करना है ऑफ सिंच प्रोटोकॉल से। तो एक तो होता है और दोनों के बीच में 7 डेज का गैप होना चाहिए। तो जैसे हमने शुरू किया, ये हमें ये करना है, जीएनआरएच वाला प्रोटोकॉल, जीपीजी प्रोटोकॉल यूज करना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा क्या है, ऑफ सिंच प्रोटोकॉल है। ऑफ सिंच प्रोटोकॉल के पीछे 7 डेज का अंतर होना चाहिए और एक जीएनआरएच, पीजीएफ2 अल्फा जीएनआरएच ये भी होना चाहिए ऑफ सिंच प्रोटोकॉल। लेकिन जो ब्रीडिंग कराएंगे वो दूसरे वाला के बाद जो है 10वें दिन 16 से 22 घंटे के बाद में हम उसका ब्रीडिंग करा सकते हैं। तो ये इस तरह का प्रोटोकॉल को, 2 ऑफ सिंच प्रोटोकॉल को साथ में करते हैं, तो इसको बोलते हैं डबल सिंच या डबल
ऑफ-सिंच प्रोटोकॉल। ये और बेहतर होता है, इसमें प्रेगनेंसी रेट और ज़्यादा हायर होता है एज कम्पेयर टू द प्री-सिंच या ऑफ-सिंच प्रोटोकॉल। एक होता है CIDR सिंच प्रोटोकॉल, इसमें कुछ नहीं है, ये ऑफ-सिंच प्रोटोकॉल ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ छठे डे में, 7वें डे में, 8वें डे में जो हीट में एनिमल आ रही थी, उसको हमको रोकने के लिए CIDR जो अभी हमने प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग डिवाइस जो है कंट्रोल रूप में ये रिलीज होता है, वो 0 से 7 डेज के लिए इंसर्ट करते हैं एनिमल के वेजाइना में। तो ये क्या करता है कि पहले जो हीट में आ रही थी एनिमल, उसको हीट में नहीं आने देती है, और ये फिर 10वें दिन में आप उसको AI कर दीजिए। तो इसको बोलते हैं CIDR सिंच। इसी तरह से कुछ प्रोटोकॉल जो हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए, वो शीप एंड गोट में हमने यहाँ पे दिखाए हैं। जैसे शीप एंड गोट में आप CIDR और वेजाइनल स्पॉन्ज का भी यूज कर सकते हैं 0 से 12 डेज के लिए, 12 टू 14 डेज के लिए यहाँ पे आप कर दीजिए। उसके बाद जिस दिन आप रिमूव कर रहे हैं प्रोजेस्टेरोन सोर्स को, जो वेजाइनल स्पॉन्ज को या CIDR-G को, उसी दिन ECG, मतलब ECG एक हार्मोन्स होता है, उसका यूज इक्वाइन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बोला जाता है, उसका यूज करके आप उसको स्ट्रेस के सिंक्रोनाइजेशन में ला सकते हैं और टाइम्ड AI कर सकते हैं इसके ECG इंजेक्शन के 48 घंटे बाद और 60 घंटे बाद। तो इसका ध्यान रखना। उसी तरह से गोट में है, गोट में भी आपका खाली डेज का अंतर है और टाइम्ड AI का अंतर है। यहाँ पे 18 से 21 दिन के लिए करते हैं, यहाँ पे 30 पहला AI जो करेंगे वो 30 घंटे के बाद और दूसरा जो है 48 घंटे के बाद। इसी तरह से एक प्रोटोकॉल है पिग में, साउ में, जिसको जो फीमेल सुकरी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है, ECG का यूज करते हैं 12 डेज ऑफ द स्ट्रेस साइकिल, जो 12वें दिन होगा वहाँ पे करते हैं, और 3 वीक के बाद फिर हम लोग PGF2 अल्फा का इंजेक्शन का यूज करते हैं, और उसमें हम लोग टाइम्ड AI नहीं करते हैं, AI डिटेक्टर, जब हीट में जब एनिमल आती है उसको डिटेक्ट करते हैं, फिर उसका AI करते हैं। तो इसी के साथ हम ये देख पाए इस व्याख्यान में, इस लेक्चर में हम लोग जान पाए कि स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन और ओव्यूलेशन कितना वैल्यूएबल है ना। ये जो टेक्निक है ये बहुत ही वैल्यूएबल टेक्निक है रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट के लिए। एक इसको टूल के रूप में हम लोग यूज करते हैं टू इन्हांस द ब्रीडिंग एफिशिएंसी एंड कंट्रोलिंग द टाइमिंग ऑफ द ओव्यूलेशन। तो ये ब्रीडिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन जो एक ही साथ हो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस टेक्निक का यूज करते हैं। बहुत ही ये वैल्यूएबल टेक्निक है, रिप्रोडक्टिव टूल है, जिसका फार्म में यूज हो रहा है, अभी बहुत से फार्म में हो रहा है, और इससे मैनेजमेंट में बहुत आसानी हो रही है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, जो भी पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है इस सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक को जानना, ताकि अपने फार्म को बेहतर से बेहतर बना सकें। ये कुछ रेफरेंसेस है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।